हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। जिंदगी का गणित सीधा और सरल नहीं होता, वह बहुत उलझा हुआ और विचित्र होता है। उमा को लगा था सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, जिंदगी के गणितीय नतीजे सहज निकल आएंगे। उसने चाहा था कि वह कम से कम शादी से पहले बीए पास कर ले। वह कर लिया। फिर उसने चाहा कि अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कोई हुनर सीख ले। उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया और उसमें महारत भी हासिल कर ली। फिर उसने चाहा किसी मनमोहक व्यक्तित्व वाले युवक से उसकी शादी हो जाए, वह उसे खूब प्यार करे और वह भी उसमें डूब जाए। दोनों जीवन भर मस्ती मारे और मजा करें। यह भी हुआ। विनय ने उसके रिश्ते की बात चली और उन लोगों ने उसे देखकर पसंद कर लिया। वह भी विनय को पाकर प्रसन्न और संतुष्ट हो गई। पर शादी हुए 2 साल गुजरे थे, 7-8 माह का एक सुंदर सा बच्चा भी हो गया था। वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर और भूल भाल कर अपनी इस जिंदगी को भरपूर जी रहे थे। दिन रात उसी में खोई रहती थी। वह पहले एक रेडीमेड वस्त्रों की निर्यातक कंपनी में काम करती थी। जब उसकी शादी हुई, उस वक्त इस धंधे में काफी गिरावट चल रही थी। इसीलिए उस नौकरी को छोड़ते हुए उसे कतई दुख नहीं हुआ। कंपनी ने भी राहत की सांस ली, परंतु जैसे ही इधर फिर कारोबार चमका और विदेशों में भारतीय वस्त्रों की मांग होने लगी, इस व्यापार में पहले से मौजूद कंपनियों ने अपने हाथ आजमाने शुरू कर दिए। रमन इसी सिलसिले में कंपनी मैनेजर द्वारा बताए गए पते पर उमा के पास आया था। उदय जी आपके डिजाइनिंगों के प्रशंसक हैं, वे चाहते हैं आप फिर से नौकरी शुरू कर लें। वेतन के बारे में आप जो उपयुक्त समझें निसंकोच कहें, मैं आपको बता दूंगा। मैडम, हम चाहते हैं कि आप इनकार ना करें, इसीलिए कि हमारा भविष्य भी कंपनी के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अगर कंपनी उन्नत करेगी तो हम भी आगे बढ़ेंगे, वरना हम भी बेकारों की भीड़ के साथ सड़क पर आ जाएंगे। आप अच्छी तरह जानती हैं, 4 पैसे कंपनी कमाएगी तभी एक पैसा हमें वेतन के रूप में देगी। व्यापारिक संस्थानों में आदमी कितना मतलबी और कामकाजी हो जाता है। रमन उमा को इसी का जीता जागता प्रतिनिधि लगा था। एकदम मतलब की और कामकाजी, बात सीधे और साफ शब्दों में कहने वाला। उमा ने उसकी तरफ गौर से देखा। आकर्षक व्यक्तित्व और लंबी कदकाठी का भरा पूरा नौजवान। वह कई पलों तक उसे अपलक ताकती रही। उदय जी को मेरी ओर से धन्यवाद कहिएगा, उनके शब्दों की मैं बहुत कद्र करती हूँ। उनका कहा टालना नहीं चाहती, पर पहले मैं अपने फैसले स्वयं करती थी। अब पति की सहमति जरूरी है। वे शाम को आएंगे, उनसे बात करके कल उदय जी को फोन करूंगी। असल में हमारा बच्चा बहुत छोटा है और हमारे घर में उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। चाय पीते हुए उमा ने बताया तो रमन कुछ मायूस ही हुआ। उसकी यह मायूसी उमा से छिपी न रही। कंपनी में सभी आपकी डिजाइनिंग की तारीफ अब तक करते हैं। अरसे तक बेकार रहने के बाद इस कंपनी ने मुझे नौकरी पर रखा है। अगर कामयाबी नहीं मिली तो आप जानते हैं कंपनी मुझे निकाल सकती है। जाने क्यों उमा के भीतर उस युवक के प्रति एक सहानुभूति सी उभर आई। उसे लगा वह भीतर से पिघलने लगी है। किसी किसी आदमी में कितना अपमान झलकता है। अपने आप को संभाल कर उमा ने एक व्यक्तिगत सा सवाल कर दिया। इससे पहले आप कहाँ थे? कहीं नहीं, सड़क पर था। वह झेंपते हुए मुस्कुराया। बम्बई में अपने बड़े भाई के पास रहकर यह कोर्स किया, वही नौकरी कर सकता था, परंतु भाभी का स्वभाव बहुत तीखा था। फिर हमारे पास सिर्फ एक कमरा था, मैं रसोई में सोता था और कोई जगह ही नहीं थी। भैया तो कुछ नहीं कहते, पर भाभी बिगड़ती रहती थी। शायद सही भी था, यही दिन थे उनके खेलने खाने के और मैं उसमें बाधक बना था। वे चाहती थी कि मैं कहीं और जाकर नौकरी करूं, जिससे उनके साथ रहना न हो। मजबूरन दिल्ली आया। 3-4 महीने से यहाँ हूँ, हमेशा तनाव में रहता हूँ। लेकिन आप तो बहुत स्मार्ट युवक हैं, अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं, आप भी मेरा मजाक बनाने लगी। यह उम्मीद नहीं थी। कंपनी की अन्य लड़कियां भी यही कहकर मेरा मजाक उड़ाती हैं। मुझे सफलता की जगह असफलता ही हाथ लगती है। पिछले महीने भी मैं ज्यादा व्यवसाय नहीं कर पाया। तब उदय जी ने बहुत डांट लगाई थी। इतनी डांट तो मैंने अपने माँ बाप और अध्यापकों से भी नहीं खाई। नौकरी में कितना जलील होना पड़ता है, यह मैं अब जान रहा हूँ। मुस्कुरा दी उमा। हौसला रखिए, ऐसा होता रहता है। ऊपर से जो हर वक्त मुस्कुराते दिखाई देते हैं, भीतर से वे उतने खुश नहीं होते। बाहर से जो बहुत संतुष्ट नजर आते हैं, भीतर से वे उतने ही परेशान और असंतुष्ट होते हैं। यह जीवन का कठोर सत्य है। चलते चलते रमन ने नमस्कार करते हुए जब कृतज्ञ नजरों से उमा की ओर देखा तो वह सहसा आरक्त हो उठी। बेधड़क आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कह सकने की सामर्थ्य रखने वाली उमा को न जाने क्या हो गया कि वह छुई मुई की तरह सकुचा गई और उसकी पलकें झुक गईं। आप मेरी धृष्टता को समझ क्षमा करें।
ज़रूर आपका बच्चा आप ही की तरह बेहद सुंदर होगा। क्या मैं एक नज़र उसे देख सकता हूँ? दरवाजे पर ठिठके रमन के पाँव वह देख रही थी और आवाज़ की थरथराहट अपने कानों में अनुभव कर रही थी। उमा तुरंत शयन कक्ष में चली गई और पालने में सो रहे अपने बच्चे को उठा लाई। अरे! कितना सुंदर और प्यारा बच्चा है। लपक कर वह बाहर फुलवारी से खिले एक गुलाब के फूल को तोड़ लाया और उमा के आंचल में सोए बच्चे पर हौले से रख दिया। फिर उसने झुककर उसके नरम गालों को चूम लिया तो बच्चा हल्के से गुनगुनाया। जेब से 50 रुपए का नोट उस बच्चे की नन्ही मुट्ठी में वह देने लगा तो उमा बिगड़ी। यह क्या कर रहे हैं आप? यह हमारे और इस बच्चे के बीच का अनुबंध है, आपको बीच में बोलने का हक नहीं। रमन कहकर मुस्कुराया, यह आदमी कोई जादूगर है, कंपनी की अन्य लड़कियों को तो इसने दीवाना बना रखा होगा। उमा पल भर में न जाने क्या-क्या सोच गई। अभी आई कहकर वह बच्चे को पालने में लिटा फिर आ गई। परंतु अब रमन बाहर जाने को उद्यत था, उसे बाहर फाटक तक छोड़ने गई, तो उसने पलटकर उमा को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और हौले से मुस्कुराकर हिचकते हुए कहा, यह तो अशिष्टता ही होगी कि पहली मुलाकात में ही मैं आपसे इतनी छूट ले लूं। लेकिन कहना भी जरूरी है। उमा एकाएक घबरा गई। बाप रे, यह क्या हो गया? क्या कहने जा रहा है रमन? कहीं मेरे मन की कमजोरी इसने भांप तो नहीं ली? उमा अपने भीतर की कपकपी दबाने के लिए चुप ही रही। रमन ही बोला, असल में मैं अपने एक दोस्त के साथ रहता हूँ। अब उसकी पत्नी उसके पास आकर रहना चाहती है और वह परेशान है। अगर आपकी सिफारिश से मुझे कोई बरसाती या कमरा कहीं आस-पास मिल जाए तो बहुत एहसान मानूँगा। आप तो जानती हैं, एक छड़े व्यक्ति को कोई आसानी से वह हँसने लगा तो उमा की जान में जान आई। वह तो डर ही गई थी कि पता नहीं रमन एकदम क्या छूट उससे ले बैठे। शाम को अपने पति से इस सिलसिले में भी बात करूँगी। इसी इमारत के ऊपर एक छोटा-सा कमरा है। मकान मालिक इन्हें बहुत मानता है, हो सकता है वह देने को राज़ी हो जाए। परंतु खाना वगैरह वह बात की समस्या है, उसे बाद में हल कर लेंगे। कहकर वह बाहर निकल गया। गहरे ऊहा-पोह और असमंजस के बाद आखिर उमा ने अपने पति विनय से फिर नौकरी करने की बात कही। विनय देर तक सोचता रहा। असल परेशानी बच्चे को लेकर थी। अपनी माँ को मैं मना लूँगी, कुछ समय वे साथ रह लेंगी। उमा ने सुझाव रखा, देख लो, अगर माँ राजी हो जाएँ तो मुझे ऐतराज़ नहीं। वह बोला, उदय जी हमारे जान परखे व्यक्ति हैं, उनकी कंपनी में नौकरी करने से कोई परेशानी और चिंता नहीं रहेगी। फिर तुम्हारी पसंद का काम है, शायद कुछ नया करने को मिल जाए। रमन के लिए ऊपर का कमरा दिलवाने की बात जानबूझकर उमा ने उस वक्त नहीं कही। पता नहीं विनय इस बात को किस रूप में ले। दूसरे दिन वह बच्चे के साथ माँ के पास चली गई और माँ को मनाकर साथ ले आई। विनय की तनाव मुक्त हो गया। उमा ने फिर से नौकरी आरंभ कर दी। पुराने कर्मचारी उसकी वापसी से प्रसन्न ही हुए, पर रमन तो बेहद उत्साहित हो उठा। आपने मेरी बात रख ली, मेरा मान रखा, इसके लिए किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं? उमा सोचने लगी, ये आदमी है या मिस्री की डली? कितनी गजब की चाशनी है इसके शब्दों में। कितने भी तीखी डंक वाली मधुमक्खी क्यों ना हो, इस डली पर मंडराने ही लगी। एक दिन उदय जी ने कहा, कंपनी में बहुत से लोग आ गए हैं, पर रमन जैसा होनहार व्यक्ति पहले नहीं आया। लेकिन रमन आपकी डांट फटकार से बहुत परेशान रहता है। उसे हर वक्त डर रहता है कि कहीं आप उसे कंपनी से निकाल न दें। उमा मुस्कुराई थी, तुम्हें पता ही है, अगर ऐसा न करें तो ये नौजवान लड़के हमारे लिए अपनी जान क्यों उड़ाएंगे? उदय जी हंसने लगे। रमन, एक सूचना दूं तुम्हें? एक दिन अचानक उमा रमन की आंखों से झांकती हुई मुस्कुराने लगी तो रमन जैसे निहाल ही हो गया था। अगर आपने ये शब्द मुस्कुराते हुए न कहे होते तो मेरी जान ही निकल जाती। मैं समझ लेता साहब ने मुझे कंपनी से निकाल देने का फैसला कर लिया है और मेरी नौकरी खत्म हो गई है। आप उदय जी से इतने आतंकित क्यों रहते हैं? वो तो बहुत कुशल मैनेजर हैं, व्यक्ति की कीमत जानते हैं, आदमी की गहरी परख है उन्हें, और वे आपको बहुत पसंद करते हैं। क्यों सुबह-सुबह मेरा मज़ाक बना रही हैं? वह हँसा। उदय जी और मुझे पसंद करें, कहीं कैक्टस में भी हरे पत्ते आते हैं, उसमें तो चारों तरफ सिर्फ तीखे कांटे ही होते हैं, चुभने के लिए नहीं। ऐसा नहीं है। वह बोली, वे तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, उन्हें छोड़िए। उमा जी, अपने को तो अगर आप भी थोड़ा-सा पसंद करें तो ज़िंदगी में बहुत कुछ जैसे पा जाऊँ। उसने पूछा, क्या सूचना थी हमारे ऊपर वाला? वह छोटा कमरा आपको मिलना तय हो गया है, 500 रुपए किराया होगा, मंजूर। उमा ने कहा तो रमन ने अति उत्साह में आकर उसका हाथ ही पकड़ लिया। बहुत बहुत कहता कहता वह रुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो तुरंत हाथ छोड़ दिया। क्षमा करें उमा जी, मैं सचमुच कमरे को लेकर इतना परेशान था कि आप अंदाजा नहीं लगा सकती। कंपनी के काम के बाद मैं अपना सारा समय कमरा खोजने में लगा देता था। आपने
आप समझ नहीं सकती मेरी कितनी बड़ी मदद की है। इसके लिए किन शब्दों में कल से आ जाना, उमा ने झेंपते हुए कहा। किसी-किसी आदमी की छुअन में इतनी बिजली होती है कि सारा शरीर का रोम-रोम झंझना उठता है। रग-रग में न जाने क्या बहने लगता है कि अपने आप को समेट पाना असंभव हो जाता है। पति की छुअन में भी पहले उमा को ऐसा ही प्रतीत होता था, परंतु धीरे-धीरे सब कुछ बासी पड़ गया था। बल्कि अब तो पति की हर छुअन उसे एक जबरदस्ती, एक अत्याचार प्रतीत होती थी। हर रात उसे लगता था कि वह एक बलात्कार से गुजर रही है। वह जैसे विनय को पति होने के कारण झेलती थी, उसका मन उसके साथ अब नहीं रहता था। यह क्या हो गया है, वह खुद समझ नहीं पा रही थी। माँ से अपने मन की ये गुत्थी कही थी तो वो हँसने लगी। पहले बच्चे के ऐसा होने लगता है, कोई ख़ास बात नहीं, औरत बँट जाती है अपने आदमी में और अपने बच्चे में। शुरू में वह बच्चे से अधिक जुड़ जाती है, इसीलिए पति से कटने लगती है। कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, पर यह रमन, इसकी छुअन उमा अपने कक्ष में बैठी देर तक झंझनाहट महसूस करती रही। रमन ऊपर के कमरे में क्या आया, रमन को लगा जैसे उसके आस-पास पूरा बसंत ही महकने लगा। वह खुशबू भरे झोंके की तरह हर वक़्त उसके बदन से जैसे अनदेखे लिपटता रहता। वह सोई विनय के संग होती और उसे लगता रहता रमन उसके संग है, और न जाने उसे क्या हो जाता कि विनय पर ही वह अतिरिक्त प्यार उड़ेल देती। बैठती नींद में विनय जाकर उसे बाहों में भर लेता। क्या बात है मेरी जान, आज बहुत प्यार उमड़ रहा है। वह विनय को कुछ कहने न देती, उसे बेहताशा चूमती चली जाती, पागलों की तरह, जैसे वह उसका पति न हो, रमन हो, और वह उसमें समा जाना चाहती हो। अब वह मन ही मन रमन को बोलती बतियाती रहती, जैसे वह हर वक्त उसके भीतर बाहर रह रहा हो, उसके रोम रोम में बसा हुआ हो। वह अब जो भी रसोई में पकाती, उसे लगता रमन के लिए पका रही हो। वह खाती या विनय को खिलाती तो उसे लगता रमन को खिला रही है। वह अपने सामने बैठे पति को अपलक ताकती रहती, जैसे उसके पीछे रमन को निहार रही हो। वह स्नान घर में वस्त्र उतार कर नहा रही होती तो उसे लगता रहता रमन उसके पोर पोर को अपनी नरम उंगलियों से छू और सहला रहा है। वह पानी की तरह ही बहने लगती। रमन के लिए ऊपर छत पर कोई स्नानघर नहीं था। नीचे सीढ़ियां उतरकर इमारत के कर्मचारियों के लिए एक साझा स्नानघर था, जिससे उसे नहाने की अनुमति थी। वह किसी महकते साबुन में से नहाकर जब सीढ़ियां चढ़ता हुआ उसके फ्लैट के सामने से गुजरता तो अनायास ही वह जंगले से आकर खड़ी हो जाती। देर तक उसके साबुन की सुगंध हवा के साथ वह अपने भीतर फेफड़ों में महसूस करती रहती। आदमी में भी कितनी महक होती है, आदमी की आदम महक, और वह उस महक की दीवानी, उसमें मदहोश गाफिल। वह जानबूझकर विनय के सामने कभी गलती से भी रमन का जिक्र न करती। कमरे में आ जाने के बावजूद कभी उसने विनय के सामने उससे बात करने का प्रयास नहीं किया था, न उसे कभी चाय या खाने पर बुलाया था। परंतु क्या सचमुच ऐसा था, इतना सहज और सरल? संख्याएं और गढ़ती रेखाएं आपस में उलझ गई थी, गडमड हो गई थी। उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि वह विनय के अलावा भी किसी अन्य पुरुष की कामना करेगी, कि उसके भीतर कोई दूसरा भी कभी इस तरह रच बस जाएगा कि वह पूरी तरह अपने आप पर काबू खो बैठेगी। रमन, तुम मेरा भला चाहते हो या बुरा? एक दिन उसकी चार्टर्ड बस नहीं आई थी तो उसे रमन के साथ ही सामान्य बस से दफ्तर जाना पड़ रहा था। वे दोनों उस समय बस स्टॉप पर खड़े थे। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं कभी तुम्हारा बुरा भी चाह सकता हूँ? अपने मन से ही पूछ लेती, मेरे बजाय तुम्हारा मन ही सच बता देता। रमन सीधे उसकी आंखों में झांक रहा था। तुम मेरी खातिर ऊपर का कमरा ही नहीं बल्कि यह नौकरी भी छोड़कर कहीं चले जाओ। सच रमन, मैं अगर तुम मेरे बिना रह सकती हो तो कहो, मैं दुनिया ही छोड़ दूं। मैं तुम्हारे बिना जीवित रहने की अब कल्पना नहीं करना चाहता। उसने कहा तो उमा की पलकें पर नमी तिराई। किसी भी दिन मेरा पागलपन विनय पर उजागर हो जाएगा, और उस दिन की कल्पना मात्र से ही मैं कांप उठती हूँ। सच बताना, मेरे बिना अब जी सकती हो? तुम चुप रह गई। उमा बस आई तो रमन उसमें चढ़ गया। उसने हाथ पकड़कर उमा को भी चढ़ाना चाहा तो वह बोली, तुम जाओ, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी, कहकर वापस घर आ गई। माँ ने उसकी हालत देखी तो पहले तो कुछ नहीं कहा, पर जब वह अपने शयन कक्ष में बिस्तर पर तकिए में मुंह गड़ाए सिसकती रही तो न जाने कब माँ उसके पलंग पर आ बैठी। अपने आप को संभालो बेटी, यह सब ठीक नहीं। मैं समझ रही हूँ तू कहाँ और क्यों परेशान है। मैं आज ही रमन से चुपचाप कह दूंगी कि वो यहाँ से नौकरी छोड़कर चला जाए। इस तरह कमजोर पड़ना अच्छा नहीं होता बेटी। तेरा अपना घर परिवार है, संभाल अपने आप को। उमा ने न जाने देर तक एक नन्ही बच्ची की तरह माँ की गोद में समाई फपकती रही, जैसे कोई उसका बहुत प्रिय खिलौना उससे छीनने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।